ये सारे कानून बनाए गए। जी जी जी, उस समय की तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए जो अंग्रेज़ थे उनका एकमात्र मकसद जो था कि हम भारतीयों पे किसी ना किसी तरीके से निर्णय है, तमाम जो अपराधी हैं जो भाग जाते थे, देश छोड़ देते थे, उनके लिए बहुत अच्छा ये कानून आने वाला है। प्रावधान जोड़े गए हैं, जैसे जो पहले जो आईपीसी थे उसमें 511 सेक्शन था, अब 356 हो गए हैं। सीआरपीसी में 483 था, अब वो सीधे 533 हो गए हैं। एविडेंस एक्ट में 167 था, अब 170 हो गए हैं सेक्शन। तो इसमें कुछ सेक्शन बढ़ाए गए हैं, कुछ बात की गई है, छोटे अपराधों की बात की गई है, इसमें मॉब लिंचिंग की बात की गई है। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे अमित शाह जी का एक वक्तव्य वायरल हो रहा है कि आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन होने वाला है और इस बिल को लोकसभा में पेश भी कर दिया गया है। क्या आईपीसी सीआरपीसी चेंज होने के बाद क्या क्या बदलाव देखे जाएंगे, इन सभी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दीवानी कचहरी के सीनियर एडवोकेट मनीष द्विवेदी सर। हम लोग कवरेज कर रहे थे और इसी कवरेज के बीच सर मिल चुके हैं। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए और सारी चीज़ों को आज हम बड़े ही विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं जो नया कानून आ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। एक नया लोकेशन पे नई चीज़, नई ऊर्जा के साथ फिर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप बिल के संदर्भ में हमसे जानना चाहेंगे तो सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ क्योंकि ये बिल जो है ऐतिहासिक बिल है। इस बिल का जो प्रभाव होगा आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इस बिल में कुछ ऐसे चीज़ें जोड़ी गई हैं कि जो आज के समाज को रखते हुए तमाम चीज़ों को विद्यमान है। जो हमारा जो कानून था, आईपीसी था, सीआरपीसी था, एविडेंस एक्ट था, वो 1860 में, 1898 में, 1872 में, मतलब 18वीं सदी के ये सारे कानून बनाए गए। जी जी जी, उस समय की तत्काल परिस्थितियों को देखते हुए जो अंग्रेज़ थे उनका एकमात्र मकसद जो था कि हम भारतीयों पे किसी ना किसी तरीके से दंड प्रावधान करना, वो दंड की बात करते थे कि कैसे इनको दंड दिया जाए। और ये जो बिल है जो माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में पेश किया है, याद रखिएगा मैं बिल की बात कर रहा हूँ, अभी ये कानून नहीं बने हैं। कानून नहीं बना है जी, तो ये बहुत बारीक अंतर होता है किसी बिल को कानून बनने में, वो अभी मैं आगे बात करूँगा। तो माननीय गृह मंत्री जी ने जो ये रखा हुआ है, बिल जो रखा है, ये बहुत ऐतिहासिक बिल है। इसमें तत्काल मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जो तमाम चीज़ें, अपराध जो चल रही हैं, जो हम लोग फेस करते हैं एज ए एडवोकेट, हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस तत्काल बिल में जो पेश हुआ है, अब समझ लीजिए कि इसमें टेररिज्म की बात की गई है, छोटे अपराधों की बात की गई है, इसमें मॉब लिंचिंग की बात की गई है। ठीक है, इसमें जो गैंग रेप से संबंधित जो अपराध होते थे उसके लिए सज़ा बढ़ाया गया है। सर पुराने जो कानून बने थे, क्या मॉब लिंचिंग का कानून नहीं बना था क्या उसमें? जी जी, देखिए कुछ लाभ में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जिनको ग्रे एरिया कहा जाता है। इन्हीं ग्रे एरिया का लाभ लेके अपराधी छूट जाते थे। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक एक परिभाषा के तहत दर्ज नहीं था। जैसे मॉब लिंचिंग हुआ, ठीक है, जैसे टेररिज्म की परिभाषा थी ही नहीं, सोच लीजिए। अब नए वाली आईपीसी में नए वाला जो बिल माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, सेक्शन 111 में टेररिज्म की परिभाषा दी गई है। संगठित अपराध की बात की गई है, जो संगठित अपराध होते थे, छोटे मोटे अपराध होते थे, उसकी बात की गई है। मॉब लिंचिंग की बात है ही है। नाबालिगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था उसमें डेथ पेनल्टी तक की बात की गई है। तो सोच लीजिए कि हमारे कानून को जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के न्याय की बात की गई है। पहले दंड की बात होती थी, याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, अब न्याय की बात है। तो भारतीय नागरिकों को न्याय मिले, सही समय पर मिले और सही रूप में मिले, यही उनका मेन मकसद रहा है। अभी ये बिल प्रस्तुत हुआ है, अभी लोकसभा में हुआ है, अभी राज्यसभा में होगा, फिर राज्यसभा लोकसभा में होगा। अभी ये तत्काल भेजा गया है स्टैंडिंग कमेटी को।
स्टैंडिंग कमेटी इस पे अपना वक्तव्य देगी, जो भी इसको वक्तव्य देना होगा उस पे देगी, फिर वापस आएगा, वो राज्यसभा में जाएगा। फिर उसके बाद से बिल जब दोनों सभाओं में हो जाएगा तो राष्ट्रपति पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, सिग्नेचर होगा, तब वो कानून बनेगा। यानी कहने का मतलब है जब तक राष्ट्रपति जी सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कानून पास नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल यही होगा। आम साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो यही बात है। सर, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या जो 302 के मुजरिम होते थे वे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्या 376 का जो केस लगता था वो चेंज हो जाएंगी? जी, आपके सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई चेंज की बात नहीं की गई है। इसमें सिर्फ जो कानून है उसकी आत्मा तो वही है, इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जैसे जो पहले जो आईपीसी थे उसमें 511 सेक्शन था, अब 356 हो गए हैं। सीआरपीसी में 483 था, अब वो सीधे 533 हो गए हैं। एविडेंस एक्ट में 167 था, अब 170 हो गए हैं सेक्शन। तो इसमें कुछ सेक्शन बढ़ाए गए हैं, कुछ सेक्शन घटाए गए हैं, लेकिन मेन रूप से तत्काल परिस्थितियों को रखते हुए जो कानून की ज़रूरत थी, जिससे अपराधी भाग जाते थे, छूट जाते थे, उस पर विशेष जोर दिया गया है। और मैं इसमें आम नागरिकों को न्याय मिले, जिसमें इसमें मेन चीज़ ये कही गई, जैसे चार्जशीट की बात है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट आपको फाइल करनी है। अगर 90 दिन के अंदर आप चार्जशीट नहीं फाइल करते हैं तो आप विशेष अनुमति लेके उसको 180 दिन कर सकते हैं, लेकिन वो अंतिम होगा। उस नहीं होता है तो इस पर हमारे न्यायाधीश महोदय जो भी प्रावधान करेंगे वो होगा। इसमें एक टाइम बाउंड की बात की गई है। उसके बाद से अगर कहा जाए तो उसमें जो अपराधी भाग जाते थे हो जाएगी, और उसके बाद से फिर समझ लीजिए कि पूरा उनको यहाँ पे सुना जाएगा, ट्रायल होगा, उसके बाद इससे ये होगा कि वो कहीं भी रहें, उनकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है सज़ा होने के लिए। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। तमाम जो अपराधी हैं, जो भाग जाते थे, देश छोड़ देते थे, उनके लिए बहुत अच्छा ये कानून आने वाला है। सर, जैसा कि देखा जाता है जब बच्चियों का रेप होता है तो ट्रायल होने में बड़ी देरी होती है कोर्ट के द्वारा, तो क्या नया कोई प्रावधान ऐसा भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है जिसमें ट्रायल जल्दी से हो और जो 90 दिन के अंदर उनको चार्जशीट फाइल करनी है? अच्छा। अगर चार्जशीट फाइल करने में कुछ दिक्कत होती है तो 90 से 180 दिन किया जा सकता है, लेकिन 180 दिन से अधिक नहीं। तो एक टाइम बाउंड किया गया है, और माननीय गृह मंत्री जी ने बताया है कि एक टाइम बाउंड के तहत सही समय पर न्याय मिले। और आने वाले समय में आप देखिएगा 2027 तक भारत देश के जितने न्यायालय हैं सब हो जाएंगे, ई न्यायालय हो जाएंगे, सब में इंटरनेट की व्यवस्था हो जाएगी, सब ई कोर्ट हो जाएंगे, और आने वाले समय में देखिएगा ये बहुत अच्छी तरह सुचारू रूप से चलेगा। सर, ये 90 दिन जो चार्जशीट फाइल की बात कर रहे हैं, क्या ये प्रावधान पहले नहीं था? जी पहले था, लेकिन पहले 90 और 60 दिन था, लेकिन 90 दिन पहले था। अब इसमें क्या कर दिया गया, उन्होंने मेन टाइम बाउंड कर दिया है कि 90 दिन के बाद से अगर आप नहीं देते हैं चार्जशीट तो उसका कारण बताना पड़ेगा आपको। पहले ये नहीं था, अब कारण बताइएगा। अगर विशेष अनुमति मिलेगी न्यायाधीश महोदय का तब 180 दिन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी, और तमाम जो भी समझा जाएगा उसके तहत कार्रवाई होगी। तो आपने सुना और समझा भी होगा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वो आईपीसी सीआरपीसी को लेकर के जो डाउट हो रहे थे, मुझे लगता है कि ज़्यादातर उनके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है तो सर से मैं बिल्कुल उस क्वेश्चन का आंसर पूछ करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? जो ये आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन की जा रही है उसमें क्या आपके वक्तव्य हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सर, कल 15 अगस्त भी है, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को कि सभी देशवासी अपना नागरिक धर्म का भरपूर उपयोग करें, सही समय पे अपनी जिम्मेदारियों को समझें, और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ साथ मैं सभी देशवासियों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।